वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उन्नीस सौ 48-49 आजाद भारत का पहला बजट। भारत का पहला बजट सिर्फ 7.5 महीने यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। पहले बजट की प्रमुख बात बजट को पारित करने का फैसला थी। बंटवारे और उसके परिणाम स्वरूप उपजी अस्थिरता बजट के प्रावधानों को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व रहे। इसमें खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवाओं और सिविल व्यय, इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। खाद्य उत्पादन बहुत कम था, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इसमें करीब 171 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 15.9 करोड़ रुपए डाक एवं तार विभाग के माध्यम से मिलने की उम्मीद थी। 1950-51 भारतीय गणतंत्र का पहला बजट। संविधान अपनाकर देश को गणतंत्र घोषित करने के बाद यह पहला बजट था। बजट का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग की स्थापना करना था, जो देश के संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर सके। 1950 की शुरुआत में भारतीय बजट सार्वजनिक क्षेत्र और वित्त विभाग के इर्द गिर्द ही सिमटा रहता था। ऐसे में यह करों, मुद्रास्फीति और सार्वजनिक बजट पर ही निर्भर था। इस दौरान किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। रक्षा और सिविल व्यय चरम पर रहे। देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि असम में भूकंप, बिहार की बाढ़ और यूपी व बिहार में सूखा आदि के लिए प्रावधान किए गए। बजट में अधिकतम आय की दर को 30% से घटाकर 25% कर दिया गया। 1,21,000 रुपए से अधिक आय पर 8.5 आना प्रति रुपए की दर से सुपर टैक्स लागू किया गया। निजी कर की अधिकतम दर 78% थी। 1951 से 1960 भारतीय विकास का फर्स्ट गियर। इन वित्तीय वर्षों की खासियत औद्योगिक विकास रही, जिसमें वार्षिक विकास दर 8% के अहम स्थान पर पहुंच गई। यह रासायनिक उद्योगों के विकास, लघु उद्योगों को मिले प्रोत्साहन और पूंजी व उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में हुई तरक्की के चलते संभव हो सका। शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन में वृद्धि हुई। इसमें राज्यों को प्राथमिक, सामाजिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दिए गए अनुदान के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा भी शामिल रही। वायुसेना व नौसेना के विस्तार कार्यक्रमों के चलते रक्षा खर्चों में बढ़ोतरी हुई। पूंजी की लागत बढ़ी और बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता को बढ़ाने व बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयास किए गए। घरेलू बचत को बढ़ाने और बाह्य मुद्रा के अंतर्वाह को सुरक्षित रखने की दिशा में प्रगति हुई, ताकि विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लोहे, इस्पात और एल्युमिनियम के उत्पाद में बढ़ोतरी इस साल की एक और उल्लेखनीय विशेषता थी, जिसमें औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 1/3 से अधिक की बढ़त हुई। 1960 से 1970 जब बढ़ने लगा रक्षा बजट। इन वर्षों के दौरान बजट निर्माण में सबसे अधिक जोर देश की रक्षा क्षमता को बेहतर बनाने पर दिया गया। पिछले बजट के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इस बजट की अवधि में विकास, उत्पादन, रोजगार और निवेश पर खर्च को महत्व दिया गया। एक और महत्वपूर्ण पहलू आम आदमी की बचत दर में और सुधार करना था। निर्यात के प्रोत्साहन और विकास के लिए बजट मुहैया कराया गया। औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों में वृद्धि की गई और एक और प्रमुख तथ्य रेलवे तथा औद्योगिकों को विदेशी सहायता मुहैया कराना रहा। बजट में पहली बार नेपाल, भूटान और अफ्रीकी देशों को विदेशी सहायता मुहैया कराने के लिए प्रावधान किए गए। 1968-69 के बजट में माल पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की स्टैंपिंग और मूल्यांकन करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इस लिहाज से इसे जन संवेदनशील बजट माना जाता है। सरकार ने सभी उत्पादकों के लिए स्व मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू की। 1970 से 1980 रोजगार बढ़ाने वाले बजट। इस दौरान बजट की खासियत रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने की रही। शुष्क खेती वाले इलाकों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। छोटे उद्यमों और उद्यमियों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। बजट में खासतौर पर उन योजनाओं जो समाज कल्याण के साथ भविष्य की
विकास को भी लंबे समय तक के लिए रोजगार पैदा करने में सहयोग दें, ऐसी योजनाओं को सहयोग दिया गया। जिन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया वे थे शहरी एवं ग्रामीण विकास, पेयजल सुविधाएं और पेंशन योजना। बजट में जनरल बीमा कंपनियों, इंडियन कॉपर कॉर्प और कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए दिए गए। यह कदम इसलिए उठाए गए ताकि विभिन्न उद्योगों जैसे कि बिजली, सीमेंट और इस्पात आदि में बढ़ती कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहे। 1981 से 1990 सामाजिक समानता बढ़ाने वाले बजट। इस दौरान अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार विकास नीतियों का प्रमुख तत्व रहा। राज्यों की योजनाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं और पहाड़ों, जनजातीय क्षेत्रों की उप योजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाएं, उत्तर पूर्वी काउंसिल की योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण के निगमों और प्राकृतिक आपदाओं में केंद्रीय सहायता के तौर पर 3094 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के तहत भूमिहीन और कमजोर वर्ग के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जनजातीय उप योजना के तहत आदिवासियों और उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। औद्योगिक विकास की दर इस दौरान 4.5% तक बढ़ गई। 1991 से 2000 आर्थिक उदारीकरण का दौर। 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। आयात निर्यात नीति को संशोधित किया गया और विदेशों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों पर से आयात शुल्क घटाए गए। सरकार ने सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% करके कर संरचनाओं को सुसंगत पूर्ण करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बकाये का भुगतान अनिश्चित था। सरकार ने 1994 के बजट में सेवा कर को पहली बार पेश किया और तीव्र तकनीकी विकास के जरिए विकास पर अपना दांव लगाया। 1997 के बजट में व्यक्तियों और कंपनियों को कर दरों में राहत दी गई। इससे कंपनियों को बाद के वर्षों में देनदारी को लेकर पहले के वर्षों में किए गए भुगतान के लिए MAT को समायोजित करने की सहूलियत मिली। सरकार ने काले धन को लाने के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण आय योजना यानी कि VRIS की शुरुआत की और इस तरह 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। करदाताओं द्वारा अधिक संख्या में कर देने से बाजार में मांग उत्पन्न करने में मदद मिली। इस राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए किया गया। 2000 से 2011 IT क्रांति का बजट। इस अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन को खत्म कर दिया गया था। 1991 के बजट में सॉफ्टवेयर निर्यात से होने वाली आय को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया गया था और फिर 1995 के बजट में कर छूट को बढ़ावा दिया गया था। यह GDP के कर अनुपात में सुधार करने और विश्व में भारत को सॉफ्टवेयर विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र में इस कर छूट के बाद भारतीय IT उद्योग में असाधारण वृद्धि हुई। 2001-2 में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियम भी पेश किए गए जो संबंधित उद्यमों के बीच लेन देन में पारदर्शिता के लिए जरूरी थे। विनियमन ने भारत में कर आधार में गिरावट को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। 2010-11 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 8.6% की दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से लचीलापन दिखाई दिया। 2012 से 13 UPA के आखिरी बजट को गरीब हितैषी के रूप में पेश किया गया, जबकि विकास कार्यक्रमों पर खर्च के लिए उधार को न बढ़ाकर गोपनीय तरीके से बाजार में यह खेल खेला गया। सरकार ने आसान क्रेडिट तक पहुंच के साथ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर की घोषणाओं को बदलने की कोशिश की। सबसे पहले इसने स्पष्ट रूप से गरीब लोगों को क्रेडिट तक पहुंच को बढ़ाया और उन्हें सुगम बनाया। 2012-13 में कृषि ऋण का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। दूसरा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM अधिनियम में संशोधन जैसे विभिन्न राजकोषीय पहलों के माध्यम से बजट ने निजी क्षेत्र को यह संदेश दिया कि कम से कम सरकार के प्रत्यक्ष बाजार से उधार लेने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मामले में सुधार कार्यक्रम पटरी पर है। हालांकि बजट निजी डीजल कारों में रियायती डीजल के उपयोग को रोकने में विफल रहा। 2014 से 2019 बजट बना बही खाता। मोदी आए तो बजट का नाम बदलकर बही खाता हो गया। वित्त मंत्री अब बजट सूटकेस के बजाय देसी फोल्डर में लेकर संसद आने लगे।
एनडीए काल में बजट में ज्यादातर ध्यान सरकारी खर्चों में कमी लाने में दिया गया। विनिवेश को बढ़ावा दिया गया और सार्वजनिक कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर राजस्व प्राप्ति की गई। कृषि और सिंचाई पर सरकारी खर्च न बढ़ाकर पीपीपी मॉडल के जरिए निवेश की कोशिश की गई। रेल और आम बजट को मिलाकर एक कर दिया गया। बजट अब 1 फरवरी को पेश होने लगा। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी को लागू करने के लिए बजट का इंतजार भी नहीं किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान योजना और मेक इन इंडिया की छाप इस दौरान लाए गए सभी बजटों में साफ देखने को मिली। 2020 बजट पर कोरोना का कहर। कॉर्पोरेट टैक्स को युक्तिसंगत बनाने और आयकर स्लैब में बहुप्रतीक्षित सुधार की घोषणा तो 2020 के बजट में कर दी गई, मगर बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने का कोई ठोस मास्टर प्लान नजर नहीं आया। इस बीच मार्च के महीने में कोरोना का कहर बरपा और अर्थव्यवस्था रसातल में गिरती चली गई। विकास से ध्यान हटाकर सरकार को मानवीय और कल्याण योजनाओं के लिए फौरी योजनाएं बनानी पड़ी। ऐसे में 2021 का बजट बनाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आसान नहीं होने वाला। ऐसे में अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बजट होगा जो पिछले 100 सालों में देखने को नहीं मिला है। बजट पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।